कहां तक पढ़ लिया था कल अपने? अमरकंटक पठार देख रहे थे अपने। और अमरकंटक जो पठार है वो अरिय अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण है, यहाँ तक हमने देख लिया था। तो आज जो अपने शुरू करेंगे इसके बाद वो पश्चिमी घाट शुरू करेंगे अपने। पश्चिमी घाट अपने देखे एटलस में, आप ताप्ती नदी देखो, ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी यहाँ पर गुजरात के पास में है, देखो यहाँ पर आकर के गिरती है, इसमें खंबात की खाड़ी में, यहाँ पर ये इस प्रकार से। तो इस ताप्ती नदी से लेकर के यानी कि यहाँ पर बनाई, तो ये जो नदी है इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। इस ताप्ती नदी से लेकर के और यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है, इस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी। वास्तविक जो विस्तार है पश्चिमी घाट का वो तो नीलगिरी तक है, वैसे इसका कटी फटी पहाड़ियों के रूप में जो विस्तार पाया जाता है वो कन्याकुमारी तक भी है, लेकिन वास्तविक विस्तार इसका नीलगिरी की पहाड़ी तक है। तो ये जो घाट है, ये वाला जो भाग है, इसे किस नाम से जानते हैं हम? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। क्या बात होगी? तो पश्चिमी घाट का विस्तार, पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो है ताप्ती नदी से, इसी को ताप्ती बोलते हैं, इसी को ताप्ती बोलते हैं, ताप्ती नदी से नीलगिरी तक। नीलगिरी तक तो ये लगातार है, और बाद में आ गई है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में। तो कुछ विद्वान इसे पश्चिमी घाट ही मानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कुछ नीलगिरी के बाद वाले भाग को दक्षिणी घाट मानते हैं। तो सामान्य रूप से अपने नीलगिरी की पहाड़ी तक इसका विस्तार मानते हैं। अब इसमें हम कुछ चोटियां भी अपने देखेंगे। एक इसमें अपने देखेंगे 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी मैप के अंदर हम एक अक्षांश रेखा देखेंगे, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये देखो यहां से गुजर रही है, लगभग ये गुजर रही है गोवा के थोड़ा सा ऊपर। यहां हम एक लाइन बना लेते हैं लगभग इस प्रकार से। इस अक्षांश रेखा का नाम है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करती है? इस पश्चिमी घाट को दो समान भागों में बांटती है। ये प्रश्न कई बार आ जाता है, तो हम एक बात और नोट कर लेते हैं कि 16 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश रेखा है या उत्तरी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को दो समान भागों में, दो समान भागों में बांटती है। एक ये बात हम इसमें ध्यान में रख लेंगे। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी हम देख लेंगे एटलस में। अब इस 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर वाला भाग है, इस उत्तर वाले भाग को तो बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, और दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री का विभाजन कौन सी रेखा करती है? तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसका विभाजन करती है। ये बात हम ध्यान में रखेंगे। अब अपने इसमें कुछ चोटियां देखते हैं।
सबसे पहले उत्तरी सह्याद्री के अंदर अपने देखें तो एक तो हमें उत्तरी सह्याद्री के अंदर चोटी मिलेगी कलसूबाई, इस वाले मैप में नहीं मिल रही है अपने को, आगे जो मैप है उसमें मिल जाएगी। ये वाला जो मैप है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा प्राकृतिक, इस वाले मैप में अपने देखेंगे तो जहां दादरा एवं नगर हवेली लिखा हुआ है, इसके पूर्व में आपको एक चोटी दिखाई देगी, उस चोटी का नाम क्या है? कलसूबाई। चोटी का नाम क्या है? कलसूबाई की ऊंचाई कितनी बता रखी है? 1646। तो एक चोटी का नाम लिख देते हैं कलसूबाई, 1646 मीटर। इसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको एक चोटी और मिलेगी, इस चोटी का नाम है महाबालेश्वर। मिल गई क्या सभी को? महाबालेश्वर। तो दूसरी चोटी लिख देते हैं हम महाबालेश्वर। महाबालेश्वर की ऊंचाई कितनी बता रखी है? 1438 मीटर। एक बार सिर्फ हम चोटियां लिख लेते हैं और बातें नहीं करनी है, हमें ध्यान रखना है, जो चीज अपने देख रहे हैं उसी पर ध्यान दें आप। इसके बाद अपने दक्षिणी सह्याद्री की बात करते हैं। दक्षिणी सह्याद्री के अंदर भी हमें दो चोटियां देखनी है। एक चोटी तो हमें देखनी है कुद्रेमुख, इसमें नहीं दिखा रखा, आगे जो कर्नाटक और केरल का मैप होगा शायद उसमें मिल जाए हमें, है क्या उसमें? एक उसके बाद में एक चोटी और भी देखनी है अपने को, वो नहीं मिलेगी। इसमें आप देखो कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की ऊंचाई कितनी बता रखी है? 1892 मीटर। एक चोटी हम लिख देते हैं कुद्रेमुख, 1892 मीटर। और एक इसके बाद चोटी और है, उस चोटी का नाम है ब्रह्मगिरी, या ब्रह्मगिरी को अपने बोलते हैं पुष्पगिरी। देखो दिखाई दे रहा है क्या इसमें क्या लिखा हुआ? ये चोटी नहीं दिखा रखी इसमें ना, चलो कोई बात नहीं है। इसके दक्षिण में कर्नाटक के अंदर एक चोटी और है, यहां अपने नोट कर लेते हैं पुष्पगिरी, या इसे बोलते हैं ब्रह्मगिरी। इसकी ऊंचाई है लगभग लगभग अपने इसकी ऊंचाई लिख सकते हैं 1712 मीटर। हाँ जी, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख 1712 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब ये सारी की सारी चोटियां अपने बात करें तो कौन सी श्रेणी के अंदर है? पश्चिमी घाट के अंदर है या सह्याद्री के अंदर है? इन चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर कोई प्रश्न आ जाए कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी दक्षिणी कुछ नहीं, सीधा पूछे कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। याद रह जाएगा या अलग से भी लिखवाऊं? यहाँ एक तो लिख लेते हैं कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख।
सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1892 मीटर। कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक में। राज्य है कर्नाटक। इसके साथ में हम कुछ और बातें भी देख लेते हैं। जो महाबालेश्वर है, महाबालेश्वर कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में है। कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। और महाबालेश्वर के अंदर एक विशेष बात हमें याद रखनी है, यहाँ राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र है। महाबालेश्वर में राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगर आपके पास मैप में जगह नहीं है, छोटा बनाए, तो आप अलग से लिख सकते हो कि राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? महाबालेश्वर में है। और हम देखें महाबालेश्वर की विशेष बात, तो आप देखोगे इस मैप के अंदर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि महाबालेश्वर के पास से या महाबालेश्वर से एक नदी का उद्गम हो रहा है। कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? देखो एटलस में। इसीलिए एटलस आपके पास में, आप ही देख के बताओगे कि महाबालेश्वर से यहां से एक नदी निकल रही है। इस नदी का नाम क्या है? मिली गई नदी क्या? महाबालेश्वर तो मिल गया। कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी निकलती है। तो एक बात और याद रखने वाली क्या हो गई कि महाबालेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ये बात हमें याद रखनी है। फिर और भी ऐसी कुछ बातें हम देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं आप जो कुद्रेमुख लिखा हुआ है ना, कुद्रेमुख, इस कुद्रेमुख से नीचे थोड़ा देखेंगे तो अपने को एक नाम लिखा हुआ मिलेगा, पायसवनी, है ना। पायसवनी भी एक नदी है। और ये आगे चल करके अपने देखें तो उससे आगे एक नदी थोड़ी सी हमें दिखाई दे रही है, कावेरी नदी। कावेरी नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। इस कावेरी नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है? पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। तो ये नदी कौन सी है? कावेरी नदी। अगर हमसे पूछ ले कि कावेरी नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से हो रहा है, तो पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम माना जाता है। एक ये बात हम इसमें याद रखेंगे। एक बात और नोट कर लेते हैं, जो कुद्रेमुख है, कौन से राज्य में कुद्रेमुख है? कर्नाटक में। यहाँ पर लोहे अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। और यहीं पर इन्हीं के पास में एक क्षेत्र पड़ता है कुद्रेमुख के आसपास वाला जो भाग है, जिसे बोलते हैं अपने बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। एटलस में दे रखा है क्या बाबा बुदन की पहाड़ी? देखें क्या? दिया हुआ है। कौन से मैप में? कर्नाटक, तमिलनाडु। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, ये दे रखा है, थोड़ा सा इस साइड में दे रखा है। मिल गया क्या कुद्रेमुख के
पूर्व में देखो, कुद्रेमुख जो एटलस में दिखा रखा है, इसके पूर्व में एक पहाड़ी दे रखी है। कौन सी पहाड़ी है? बाबा बुदन की पहाड़ी। तो एक बात लिखते हैं, बाबा बुदन की पहाड़ी। और जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, ये कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन से राज्य में? कर्नाटक में है। एटलस में क्यों दिखा रहे हैं? ताकि आप जब देखो तब आपके उसकी स्थिति याद रहे दिमाग के अंदर, कि बाबा बुदन की पहाड़ी कौन से राज्य के अंदर है, महाबालेश्वर कहाँ है, कलसुबाई कहाँ है, कलसुबाई ऊपर है या महाबालेश्वर ऊपर है? कौन सा ऊपर है दोनों में से? महाबालेश्वर है ऊपर है क्या? देखो, कलसुबाई ऊपर है। ठीक है। फिर ये जो भाग है, इस भाग के अंदर बरसात ज्यादा होती है। जो केरल वाला तट अपने देखे ना, कि पश्चिमी घाट के अंदर बरसात ज्यादा होती है, अरब सागर की शाखा है वो इस क्षेत्र में बरसात ज्यादा करती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में बरसात ज्यादा होती है। बरसात ज्यादा होती है तो पेड़ पौधे भी क्या पाए जाते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं तो उसमें जीव जंतुओं की संख्या भी ज्यादा पाई जाती है। अब जीव जंतुओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, इसीलिए इस पश्चिमी घाट को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया? तो 2012 में इसे शामिल किया गया। तो एक बात यहाँ और लिखने की बनती है, जो पूछी जा सकती है, लिख देंगे कि पश्चिमी घाट अत्यधिक जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। इसे पश्चिमी घाट अत्यधिक जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। यूनेस्को के द्वारा इसे यूनेस्को के द्वारा 2012 में विश्व विरासत सूची में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 2012 में इसे शामिल किया गया। लगभग सारी रामायण हमने पढ़ ली है पश्चिमी घाट की, लेकिन एक बात हम अभी भी पढ़ना भूल गए कि पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ। बाकी सारी गाथा पढ़ ली, निर्माण अभी तक पढ़ा ही नहीं। किसी ने पूछा कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसे पश्चिमी घाट क्यों कहते हैं, क्या कारण है, पता है किसी को? पश्चिम में इसलिए पश्चिमी घाट बोलते हैं। चलो देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। इसे नोट कर लो पहले, फिर अपने बात करते हैं आगे। क्या? कैरेबियन प्लेट है, उसके क्या हो गया? ऊपर उठ गई, समुद्र से ऊपर उठ गई। किसने बताया था ऐसा? मैंने ऐसा तो नहीं बताया, आपने उल्टा समझ लिया उसका। सागर कब बनेगा? प्लेट ऊपर उठेगी तब बनेगा, या प्लेट नीचे जाएगी तब बनेगा? नीचे जाएगी तब बनेगा। हाँ, आप ना जो प्लेट उठा रहे हो गलत उठा रहे हो, दूसरी प्लेट उठानी है। जिस प्लेट को उठा रहे हो उसे गिरानी है ना? देखते हैं अभी। या गर्मी लग गई, उमस ज्यादा है, दिमाग काम नहीं कर रहा। चलो अपने समझ लेते हैं।
मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, अगर आपने क्लास लगाई है तो मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। याद है क्या किसी के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में? हमने सियाल, सीमा, निफे या क्रस्ट, मेंटल कोर ऐसे कुछ नाम पढ़े थे। और हमने ऐसे देखा था कि पृथ्वी पृथ्वी है वो इस प्रकार से है, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, या तो इस भाग को काट लेते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इस भाग को रख लेते हैं, बाकी सारा भाग है वो उड़ा देते हैं। कैसे भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही तरीके से देख लेते हैं। ये वो भाग है जहां हम रहते हैं, इसे स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, है ना। ये वाला जो भाग है इस प्रकार से, ये कठोर है, इसे क्रस्ट भी बोल सकते हैं या इसे सियाल भी बोल सकते हैं। इसके बाद वाला जो भाग है ये हो गया, मान लेते हैं ये क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद में ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसे मेंटल बोलते हैं। ये वाला जो भाग है इसे मेंटल बोलते हैं, और मेंटल भी है, ये दो भागों के अंदर है, एक ऊपरी मेंटल, एक निचले मेंटल। ऊपरी जो मेंटल है ना ये कठोर है, और जो दूसरी नीचे वाला जो मेंटल का भाग है ये तरल है। और अब ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को बोलते हैं अपने कोर। इस भाग को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। कोर भी ऐसे ही है, कोर भी दो भाग है, ये ऊपरी कोर है, ऊपरी कोर तरल है, ये आंतरिक कोर है, आंतरिक कोर ठोस है। समझ लो एक बार, हो सकता है समझ में आ जाएगी, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो यहां भी समझ सकते हैं कि ये जो ऊपरी कोर है ये तो क्या है? तरल है, और जो आंतरिक कोर है वो क्या है? ठोस है। अब इसमें देखो आप, ये क्रस्ट है ऊपर वाला भाग, ये कठोर है, और मेंटल का ऊपर वाला भाग भी क्या है? कठोर है। ये जो कठोर भाग है ना, ये कठोर भाग इस जो बीच वाला ये जो तरल भाग है, इस बीच वाले तरल भाग के ऊपर तैरता है। जो क्रस्ट है वो जो अंदर वाला भाग है, जो ऊपरी अपने कहें कोर या निचला मेंटल कहें, उसके ऊपर तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि बीच वाला भाग पृथ्वी का क्या है? तरल है। या मैं ऐसे कहूं कि पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भाग है वो भी ठोस है, पृथ्वी के बाहर वाला भाग है वो भी ठोस है, लेकिन पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है वो तरल है। ठीक है। तो जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जिसे अपने क्रस्ट बोल देते हैं, क्रस्ट के साथ में जो ऊपरी मेंटल है वो उसमें शामिल है। ये प्लेट के रूप में एक बड़ी सतह, ये जो बीच वाला तरल भाग है उसके ऊपर तैरता है, उसके साथ संतुलन बना के रख रखा है, जैसे एक नाव पानी के अंदर तैरती है ना। नाव कब डूबती है? जब नाव के अंदर भार ज्यादा हो जाता है। नाव में जब भार ज्यादा होगा तो नाव डूब जाएगी। वैसे ही बात है कि ये प्लेट है, इस प्लेट के, ये जो प्लेट है, इस प्लेट का अपने सिस्टम देखें तो इस प्लेट के ऊपर मान लो इस वाले भाग पर दबाव बढ़ जाए, इस वाले भाग पर क्या बढ़ जाए? दबाव बढ़ जाए। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दो प्लेट है, ये आपस में पहले तो जुड़ी हुई है, लेकिन इस प्लेट पर जब दबाव बढ़ा तब क्या हुआ? ये प्लेट यहां से यहां खिसक गई, नीचे बैठ गई। अब नीचे बैठेगी तो ये वाला ढाल है, ये ढाल तेज होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही हुआ है कि ये इधर वाला तो है अरब सागर, और ये है प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी भाग। तो ये वाली भाग है, ये दबाव के कारण नीचे बैठ गई, नीचे बैठ गई तो ये वाला ढाल तेज हो गया, और ये वाला भाग कहलाता है पश्चिमी घाट। ऐसे इसका निर्माण हुआ। बात समझ में आई है या नहीं आई? किस किस के समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई हम दोबारा देख लेंगे, कुछ तो पल्ले पड़ी होगी।
कि पृथ्वी का ऊपर वाला भाग ठोस है, बीच वाला भाग तरल है, फिर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है जो 6300 किलोमीटर गहरा है ऊपर से, वो फिर वापस ठोस है। तो जो इस अंदर वाले ठोस का अपने एक बार कोई महत्व नहीं ले रहे, इस ठोस के ऊपर जो तरल भाग है, इस तरल भाग के ऊपर ऊपर वाला ठोस भाग तैर रहा है, जैसे नाव तैरती है वैसे। बड़ी बड़ी नाव है, जैसे अपने अलग अलग प्लेट के नाम से जानते हैं, कोई प्रशांत प्लेट है, कोई एशियन प्लेट है, कोई इंडियन प्लेट है, कोई अफ्रीकन प्लेट है, कोई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, कोई साउथ अमेरिकन प्लेट है, अलग अलग प्लेटें हैं। ये सारी की सारी उस तरल लावा के ऊपर तैर रही है। जब भी इसके अपने बात करें कि थोड़ा बहुत संतुलन इधर उधर होता है, तो या तो ज्वालामुखी फूटता है या कोई भूकंप आता है, ये सारी क्रिया होती है। ये क्रिया इसी कारण होती है। एक अपने महाराष्ट्र के अंदर एक बांध बनाया था, कोयना बांध, हो सकता है इस मैप में दिखा रखा हो, देखो कोयना बांध दिखा रखा है क्या, शिव सागर बांध दिखा रखा है, निजाम सागर दिखा रखा है, इसमें नहीं है, इसमें होगा कोयना बांध, कोयना बांध शायद दिखा नहीं रखा इसमें, चलो नहीं दिखा रखा तो भी कोई बात नहीं। अब जो कोयना बांध है उसमें क्या दिक्कत है कि पहले कोई बांध नहीं था, एक बांध बना दिया, उसके पीछे झील बन गई बड़ी। जब झील बनी तो दबाव पड़ेगा धरती के ऊपर, भार बढ़ता गया, भार बढ़ता गया, वो नाव वाली बात है कि जब भार बढ़ा, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया ज्यादा, तब ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट के अंदर दरार आ गई, दरार आ गई, तो दरार आने से भूमि एकदम नीचे बैठी, नीचे बैठने से भूकंप आ गया, क्योंकि इस प्लेट ने नीचे जो लावा है, तरल लावा है, उसके ऊपर अपना संतुलन सही किया है। जैसे ऊपर भार बढ़ा तो वो भी नीचे बैठ गई, इससे भूकंप आ गया। तो ऐसे भूकंप आते रहते हैं। जो प्लेट है वो ऊपर नीचे होती रहती है, जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाती है, जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर आ जाती है, ऐसी क्रियाएं होती रहती है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि ये जो इंडियन प्लेट है और ये अरेबियन प्लेट है, ये दोनों इस प्रकार से, लेकिन हुआ क्या कि जब इस प्लेट पर कोई दबाव पड़ा, उस दबाव पड़ने के कारण ये प्लेट क्या है, नीचे धस गई, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, तो ये वाला भाग है, ये वाला ढाल क्या हो गया, तेज हो गया। हालांकि पहले ये पठार के रूप में था, कोई पर्वत श्रेणी नहीं है ये पर्वत क्यों बन गया, क्योंकि इसके एक साइड वाला भाग नीचे धस गया, इसलिए ढाल क्या हो गया, तेज हो गया। और इसे अपने किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। ये कहानी है इसके पीछे। अब तो समझ में आ गई बात, अभी भी वापस बतानी है क्या, किसी के अभी भी समझ में नहीं आई हो तो दोबारा बता देते हैं और बता देते हैं, या चलें आगे, सबके समझ में आ गई, चलो फिर आगे अपने बात करते हैं फिर। पश्चिमी घाट का निर्माण, पश्चिमी घाट का निर्माण, जैसे ये कोई प्लेट है और ये प्लेट अपने थोड़ा सा इस प्रकार से दिखा देते हैं, यहाँ पे नीचे दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे दिखा देते हैं। जब एक इस प्रकार से कोई भाग नीचे धसता है ना, तो उसे अपने भ्रंश बोलते हैं। तो अपने क्या लिख दिया इसमें कि अरब सागरीय प्लेट में भ्रंशन के कारण, अरब सागरीय प्लेट में भ्रंशन के कारण इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये भाग नीचे धस गया, इस कारण इसका निर्माण हुआ है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। अगली बात हम और लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों की उत्पत्ति, अधिकांश नदियों की उत्पत्ति
पश्चिमी घाट से होती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों की उत्पत्ति है वो पश्चिमी घाट से होती है। यह है नीलगिरी की पहाड़ी। अब जो हम बात पढ़ेंगे अगली, वो नीलगिरी पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग हम लगाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां। एटलस में देखो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, मिली है क्या किसी को? टाइम क्या हुआ है अभी? 5 मिनट हुए। नीलगिरी की पहाड़ियां देख लो। देख लिया, मिल गया सभी को। अब टेस्ट ले लें अपने। लिखो भाई, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था याद करने के लिए? सारा दिया था ना पिछला? सारा दिया था तो फिर लिख लेते हैं अपने। पेज निकाल लो जल्दी से। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। मध्य हिमालय को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? सिर्फ उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, तुजु दर्रा कहाँ स्थित है? तीसरा प्रश्न है, लद्दाख का अर्थ है? चौथा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल कितना है? प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल कितना है? और पांचवा प्रश्न है, द्वार स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन है जो पीछे याद करवाए आपको, उसी में से दिए हैं। सारी बातें आपके नोट्स में लिखी हुई है, एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपको नहीं लिखवाई। जल्दी से उत्तर लिख दीजिए।
कर लिया होगा नोट सभी ने, चेक करें। पहले क्वेश्चन का कॉपी एक्सचेंज कर लो। पहले क्वेश्चन का उत्तर लिखो। मध्य हिमालय को उत्तराखंड में क्या कहते हैं भाई? जम्मू कश्मीर में कहते हैं पीर पंजाल, और हिमाचल प्रदेश में कहते हैं धौलाधर। महाभारत कहते हैं उत्तराखंड में, महाभारत नहीं कहते, कुमाई नागटिबा कहते हैं, नागटिबा। महाभारत कहाँ कहते हैं? नेपाल में कहते हैं। तुजु दर्रा कौन से राज्य में? मणिपुर में है। लद्दाख का अर्थ क्या है? लाख दर्रों का घर। प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? देखा है नहीं? 7.5 लाख। कब से हो गया? चेंज कर दिया रात रात में। 16 लाख नहीं है, 16 लाख। इसका मतलब ये क्वेश्चन सही नहीं है किसी का, है ना? नहीं लिखाया? लिखाया ना? द्वार स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? असम के अंदर, सिक्किम के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, है ना? वहां पाई जाती है। वेस्ट वो द्वार है उधर। हरिद्वार अलग है। ये क्या लिखा है? मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था और मेरे से गलत हो गया था, है ना? असम के मैदान के अंदर अपने पढ़ते हैं प्रमुख रूप से, है ना? तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम। अगर असम का मैदान लिखा है ना सीधा तो भी सही है, गलत नहीं है। अगर राज्य लिख रहे हो तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, ये प्रमुख रूप से ये लिखना है अपने, या असम का मैदान। जल्दी से नंबर जोड़ के कॉपी वापस कर दो। पांच में से 5 वाले, किसी के 5 में से 5 नहीं है। 4, एक कौन सा गलत हुआ? 16 लाख नहीं लिखवाया। अब की बार लिखवाया कि नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया गया तो लिखो। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं लिखाया? सच में नहीं लिखाया? लिख दो फिर। तो कोई प्रतिशत लिखाया क्या? 48%। प्रतिशत भी नहीं लिखवाया। कोई बात नहीं, लिख दो आप। क्षेत्रफल तो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में अगर लिखेंगे तो 48%। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 48% है। ये कैसे भूल गए अपने? चलो